हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। कहानी पुरानी है, किरदार नए हैं। हमेशा ऐसा ही होता है हमारे मुल्क में। ये कहानी है दो बच्चियों रीना और रवीना की, जो घोटकी के एक गांव हाफिज़ सुलेमान अहमद की रिहायशी थी। 20 मार्च को जब हमारी हिंदू बरादरी होली मना रही थी, उसी रात ये घर से गायब हुई और उसके बाद ये ख़बर आई अगले रोज़ कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है हाहाकार मच गई कि ये 9 लड़कियां हैं, कैसे हो सकता है। और उसके बाद ये ख़बर भी आ गई कि इन्होंने 2 लड़कों से शादी कर ली है। और ये शादी हुई रहीम यार ख़ान में, जो कि ज़ाहिर है सिंध के बॉर्डर को क्रॉस करके पंजाब का एक शहर है। घोटकी और रहीम यार ख़ान पास में ही हैं। रहीम यार ख़ान में शादी यूं की गई, जो इस बात का भी इंडिकेशन है कि लड़कियां शायद बालिग़ नहीं हैं, क्योंकि सिंध में चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसके तहत आप ये शादी जो है अंडर एज नहीं हो सकती। तो रहीम यार ख़ान में शादी हुई। जब हाहाकार मची तो ज़ाहिर है सिंध पुलिस, ज़ाहिर मिसाली पुलिस है, आपको पता है, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी इन बच्चियों की, जिसमें वो कह रही हैं कि हाँ, हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। मगर जो कार्रवाई उनके करने की थी वो नहीं की, जो कि मुकदमा दर्ज करना था उस वक्त और इन लड़कियों को ढूंढना था। क्योंकि इनके वालिद साहब की एक वीडियो भी आई अगले ही रोज़, जिसमें वो थाने के सामने ख़ुद को मार रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं। हरी लाल उनका नाम है और वो ये कहते हैं कि कम से कम मेरी बच्चियों को बाजियाब करा करके उनसे जो कानूनी कार्रवाई है, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, वो दिलाया जाए। मगर उस वक्त तक वो बच्चियां जो हैं वो रहीम यार ख़ान पहुंच चुकी थी। शादी की वीडियो अगले रोज़ मंजर आम पर आई तो सिंध गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कह दिया कि जी अब तो हमारा थाना नहीं लगता ये, तो लिहाजा चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने फ़ोन किया चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को और कहा कि ये बच्चियां जो हैं ये रहीम यार ख़ान में हैं, आप कार्रवाई करें। उसके बाद इमरान ख़ान वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और उसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी की कि उन्होंने डायरेक्शंस दिए पंजाब हुकूमत का कि वो देखें कि इस बात में क्या मसला है। अब तक जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि इनके मुबैना अगवा, शादी और जबरी तौर पर मज़हब तब्दील करवाने में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में निकाह का समेत जो है 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है रहीम यार ख़ान से। अभी तक कोई गिरफ़्तारी वहाँ नहीं हुई। आज पहले ये ख़बर आई कि बहावलपुर में एक अदालत में ये लड़कियाँ जो हैं, जो उनके हस्बैंड्स हैं, उनके हमरा जाएंगी और एक दरख्वास्त देंगी जिसमें तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दी जाएगी। तो उनके भाई लड़कियों के शमन दास और उनके वकील वहाँ से, पहले सुनिए कि शमन दास ने वहाँ क्या गुफ्तगू की। 20 तारीख पे हमारी होली का दिन था। उस होली के दिन पर हमारी बच्चियों को, रवीना और रीना को घर से अगवा करके ले गए हैं। अगवा करने वाले बरकत अली और सफदर अली कोबर, वो 2 बंदे थे। अभी तक बच्चियों का कोई पता नहीं चला है। गवर्नमेंट भी हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही है, ना ही हमारे एसपी साहब हमसे कोई तावन कर रहे हैं, ना ही हमारे से एसएचओ साहब कोई तावन कर रहे हैं। तो हमें कल पता चला कि वो बच्चियां बावलपुर आएंगी, तो हम यहां पर आए हुए हैं। अभी तक उन्होंने बावलपुर भी बच्चियों को पेश नहीं किया। सर, अगर उन्होंने शादी कर रही है तो कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो रहे? ठीक है सर। और उनकी एज है 13 से 15 साल। 13 से 15 साल अगर पाकिस्तान में ये ला कबूल है कि 13 और 15 साल की बच्चियों का निकाह कबूल किया जाता है, तो हम उस चीज़ को कबूल करते हैं। अच्छा, इनके साथ ही इनके लॉयर भी मुकेश कुमार जो है वो भी वहाँ थे और उन्होंने जो इसकी कानूनी तफसीलात हैं वो भी बताई। पहले सुन लीजिए, फिर तफसील से बात करते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है, डेरकी से मेरा ताल्लुक़ है। ये मेरे रिलेटिव हैं, मैं इनका एडवोकेट्स हूँ और मेरे सीनियर एडवोकेट भी साथ आए हैं, अमानुल्लाह शर साहब। एक्चुअली मसला ये है कि एक बच्ची की उम्र जो है वो 12 से 13 साल है और दूसरी बच्ची की उम्र जो है वो 14 से 15 साल है। तो वो ना ही इस्लामी यानी कि तालीमात से वाक़ुफ़ हैं, उनकी उम्र भी नहीं है, उनकी उम्र छोटी है। हमारे पास उनके प्रूफ हैं, बेफाम हैं और सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। और उनका 164 भी नहीं करवाया जा रहा, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, जहाँ की जुरिसडिक्शन उन्हें लगती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि ना तो उन्हें वहाँ पे पेश किया जा रहा है। हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने कल स्टेटमेंट दी। और उसके बाद वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुतालबा करते हैं कि काइंडली
अपना हमसे ताउन करें और बच्चियों को प्रोड्यूस करवाया जाए और उनके 164 जो है बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। हम बहुत परेशान हैं और उनकी एज भी मैंने आपको बताया वो माइनर्स हैं और ना ही उन्हें अप्स एंड डाउन्स का किसी चीज़ का कोई पता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। हाँ, हमारे यहाँ डेहर की पुलिस स्टेशन में FIR हमने दर्ज करवाई हुई है। FIR नंबर है 76/2019, जिसमें कंप्लेनेंट उनके भाई हैं, ये बड़े भाई हैं उनके, शमन दास नेमली। जी, तो उसके बाद फिर एक ख़बर ये आई कि इन दोनों लड़कियों ने और उनके जो शौहर हैं उन्होंने ये एक दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने फ़रीक बनाया है वज़ारत दाखिला को भी, वज़ीर आला सिंध को भी, IG पुलिस पंजाब, IG पुलिस सिंध और पैमरा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल को भी उन्होंने टैग कर दिया और जो रुकन कौमी असम्बली हैं रमेश कुमार उनको भी कहा है, और दोनों लड़कियों के वालिद हरी लाल को भी फ़रीक बनाया गया। उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया में जो है हमारे ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों बहनों और उनके शौहरों को जान के ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों बहनें वो दोनों अरसा दराज से इस्लामी तालीमात से मुतासिर थीं, लेकिन जान से मारने के खौफ के बायस उन्होंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जी ये 1973 के आइन के तहत आर्टिकल 9 और 20 और 35 में शहरियों को आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के मज़हब पर अमल करने और शादी करने की इजाज़त दी गई है। इससे फ़रीक़ैन को उनको ज़िंदगियों में मदाखलत करने से रोका जाए। मतन में कहा गया है कि उन्होंने इस्लाम ज़ोर ज़बरदस्ती कबूल नहीं किया। इस्लाम कबूल करने के बाद रीना का नाम नादिया और रवीना का नाम आसिया रखा गया। दरख्वास्त में भी कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ के गई और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही दीन कबूल किया, इस्लाम में आना। अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी समाअत कब होती है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही फ़िक्स करेगा। मगर हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश मेघवार साहब जो बदीन से ट्रैवल करके आए हैं। मुकेश ख़ुसूसन अक़लियतों के हकूक़ के लिए काम भी करते हैं और ये चीज़ मुकेश बार बार हमारे सामने आती है। एक तो एज के ऊपर अगर हम ले लें, अच्छा नादरा में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। एक डॉक्यूमेंट सामने आया था बे फॉर्म। हाँ। अब वो बे फॉर्म के मुतालिक ये कहा है नादरा के हुकाम ने, मेरी बात हुई है कि ये उनके वालिद साहब गए थे 22 मार्च को जो डेहर की में नादरा का सेंटर है, उन्होंने इन बच्चों को बच्चियों की रजिस्ट्रेशन कराई, जिसमें कहा कि एक बच्ची जो है 2004 की पैदाइश है और एक बच्ची 2006 की पैदाइश है, और इस लिहाज से ये ज़ाहिर है 12 और 15 साल इनकी उम्र बनती है। तो इस सारी सूरत हाल में एज पे ये इंडिकेशन कि उनको ले जा कर के जो है रहीम यार ख़ान में उनका निकाह पढ़वाया गया, यहाँ नहीं पढ़वाया गया, तो ये एक इंडिकेशन ज़रूर हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि नादरा के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। फिर उनकी जो तस्वीर आई हैं उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी ये जो है देखें ये तो लग रही हैं कि बालिग हैं। अब वो जाहिर सी बात है अगर नादरा के पास रिकॉर्ड नहीं है तो मेडिकल ही एक तरीका बचता है कि उनकी एज जो है वो की जाए। तो इस सारी सूरत हाल पे हिंदू काउंसिल ने भी ख़ासा मामला उठाया है। मुकेश कुमार साहब ने कौमी असम्बली में भी एक करारदाद पेश की। ये मामला होता क्यों है बार बार? देखिए, बुनियादी तौर पे ये मामला आज से नहीं हो रहे, तकरीबन इसको 20 साल हो गए हैं। मुझे जो बुनियादी तौर पे जो इनके पीछे जो मुहर्रकात नज़र आते हैं वो मुहर्रकात वो हैं जो सिंध का जो अमन अमान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने की साजिश है। जिस तरह आप देखें कि हर हिंदू को इंडिया के साथ जोड़ा जाता है, इन हिंदू मीन्स इंडियन। जो मुहर्रकात इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनके बीच में जो हिंदू और मुस्लिम का कॉन्सेप्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो मुहर्रकात या शायद इसमें ज़्यादा सरगर्म है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह का माहौल पैदा हो और ये चीज़ें हों। दूसरी बात तवज्जो वाली ये है कि जितनी भी लड़कियाँ होती हैं किडनैप और कन्वर्ट होती हैं वो माइनर क्यों होती हैं, उनकी उम्र 9 से 15 साल के बीच क्यों होती है, वो मेच्योर एज की 18 साल के बाद क्यों कन्वर्ट नहीं होती। तीसरी बात ये कि मोस्टली जो लड़कियाँ किडनैप होती हैं वो या कन्वर्ट होती हैं वो अनएजुकेटेड होती हैं, तालीम उनकी नहीं होती, वो घरों में ज़ाहिर है उनको मजहबी तालीम नहीं दी जाती जो इस्लाम की हैं। तो वो किस तरह मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह वो इंस्पायर होती है। हालांकि इंस्पायर तो हमें होना चाहिए जो 18 साल तक हम स्कूल्स में पढ़ते हैं इस्लाम को। हालांकि हम नहीं कहते कि मतलब वो इस्लाम में कोई कमी है, बहुत खूबसूरत दीन है, अच्छा दीन है, मगर ये पूरी साजिश है यहाँ के लोगों को तंग करने की,
जो सिंध का पूरा जो अमन अमान का जो सूफ़ी कल्चर है उसको डिस्टर्ब करने की। आपने कहा 20 साल से ये मसला है। जी बिल्कुल। 20 साल पहले क्या होता था? शादियां तो हिंदू मुस्लिम तब भी होती थी। मसलन अगर मैं थरपारकर की मिसाल लूँ, जैसे अरबाब फैमिली है या जो वहाँ के ठाकुर हैं, 100 साल पुरानी मिसालें भी हैं, 70 साल पुरानी मिसालें भी हैं, तो वो भी होती थी। तो उनमें और इन शादियों में क्या फ़र्क है? देखिए, वो जो अरबाब की आपने मिसाल दी, अरबाबों की शादियाँ और जो ठक्कर ख़ानदान की हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी उनमें, फैमिलीज़ बैठती थी। यही होता आया है कि जब तक फैमिलीज़ का आपस में वो ना हो तब तक वो शादियाँ नहीं हो सकती। और दूसरी बात, वो लड़कियाँ मैच्योर एज में शादी होती थी उनकी। अब जो ये रिश्ते बाकायदा तय होते थे, बिल्कुल तय होते थे। ये ना किसी को इतला होती है, ना किसी को पता होता है। आपको पता चलता है कि रात को किडनैप हुई हैं, सुबह उनका मजहब तब्दील हुआ, तीसरे दिन निकाहनामा आ जाता है। यानी बारात दीवार कूद के आई मुसल्ला और निकाह से पहले ही रुखसती हो गई। बिल्कुल, ये इस तरह की सूरत है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक आएंगे तो हम बात करेंगे कि 3 जो इलाके हैं, थर, मीरपुर ख़ास और घोटकी, जहाँ ये वाक़या भी हुआ है, बार बार वहीं से ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अच्छा मुकेश साहब, आपने ब्रेक से पहले कोई 1-2 बातें की थी, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम पाकिस्तान और भारत में की जो रिलेशन कशीदगी जो इनके बीच में हमेशा रहती है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में इसको शायद नहीं देख रहा। जहाँ तक सूफी कल्चर की बात है, तो जो पीर साहब हैं, ये कौन से कोई देवबंदी सलफ़ी तो नहीं है ना सही। ये भी तो मतलब बिल्कुल सिंध की ही सूफी कल्चर का भी एक हिस्सा है, चाहे उसको माने या ना माने, हकीकत यही है। पीरी फकीरी तो नहीं होती ना देवबंदियों में। अब जहाँ तक इनकी वीडियो की बात है, ठीक है, वो वीडियो सबने देखी है। सिंध पुलिस ने खुद बड़ी फ़ख्र से इसको ट्वीट की थी कि सही ये देखें, ये तो सबूत है आपके सामने कि रजामंदी से शादी हुई है। और बहुत लोग फिर वही वीडियो लेकर और उस वीडियो की कुछ तस्वीर जिसमें वो एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, वो दिखाते हैं। अगर ये वाकई जबरी कन्वर्जन है, शादी भी जबरी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं इन वीडियोस को और ये जो हंसी खुशी वाली तस्वीर? देखें, ये पूरा जो एक पूरी गेम बनाई गई है नैरेटिव को डाइवर्ट करने के लिए, पूरे इस मुहिम को मतलब ख़त्म करने के लिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप देखें, हाथी इतना बड़ा जानवर है, उसको एक जंजीर बांध के आप कैद कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा, इंसान से बड़ा है। तो ये एक छोटी और बच्चियाँ जो गांव की हैं, जो कभी बाहर नहीं निकली, जिनको कोई एक्सपोजर नहीं है, कुछ पता नहीं चीज़ों का, उनको आप डरा धमका के इस तरह की चीज़ें करवा सकते हो, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। और इस तरह के इशू वाक़यात पहले भी रजिस्टर हो चुके हैं। और मैं आपको मिसाल दे के बता सकता हूँ कि काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जिनकी इस तरह की वीडियोस बनाई गई, इस तरह के फ़ोटोज़ शेयर किए गए, मगर 6 महीने के बाद उन लड़कियों को रोडों पर छोड़ा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, उनके साथ उनको बेच दिया गया, बिल्कुल बेच दिया गया। और उनमें से ऐसे केस भी हैं कि बेच दिया गया। बिल्कुल, एक केस मैं नाम ही लेना चाहता उस लड़की का, वो लाहौर से वापस आई है हैदराबाद अपने घर, और अभी उसकी हालत इस तरह की है कि मतलब वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब है कि उसको पता नहीं चलता है, रात को चीख के उठती है। वो सूरत है। 1 साल के बाद वो वापस आई है। ऐसे 4-5 केसेस हैं। बदीन का मैं एक केस की बात बताऊँ, मीना मेघवार लड़की थी, उनको तलहार से किडनैप किया गया था। एक बंदे ने किडनैप किया, जुने जो था वहाँ का, उसने उसको बेचा दूसरी कम्युनिटी में, माछी थे वहाँ के, उनको वो पहले से शादीशुदा था, उसके घर में लड़ाई शुरू हो गई, लड़की को मारा पीटा जाता था। जब शोर शराबा बढ़ा तो उसने तीसरी पार्टी को 50,000 में बेचने की बात की। वो 7 किलोमीटर दूर थी अपने माँ बाप के घर से। वो वहाँ से रात को 3 बजे निकली है, सुबह 6 बजे अपने घर पहुँची है। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध के जितने भी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके, वो सब वहाँ पे साथ मिले हैं। उन्होंने उस पूरे घर गाँव को वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको सपोर्ट किया, हैदराबाद कोर्ट पहुँचा, तब जाके वो लड़की को अपने बात। एक और सवाल है, आपने बात की कि और भी बहुत केस हैं। अब इनका केस तो हमारे सामने है, इनका वीडियो भी हमारे सामने है, कवरेज भी हो रही है। अगर हम सिर्फ इस माह की बात करें, मार्च की, और कितने इस तरह के केसेस हैं आपने जो देखे? जी 7 केसेस तो रजिस्टर्ड हैं, जो जिनमें FIR इसी माह में 5 केस बदीन से आज मैंने सुने हैं कि वो केसेस हैं जो अभी तक मीडिया पे नहीं आए, ना ही उनकी कोई इस तरह के रजिस्टर्ड हो सके हैं गवर्नमेंट के पास, या कोई FIR हो सकी है। अभी मीरपुर खास की एक बच्ची का आया था, और कल हैदराबाद की एक बच्ची का भी आया, सोनिया भी। अच्छा, ये जो ज़रार ने सवाल पूछा, मैं थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि
2-3 वजूहात बयान की जाती हैं। मतलब ये जो ज़बरदस्ती की किडनैपिंग है ये तो अपनी जगह मसला है, उसके अलावा जो शादियां होती हैं ये कहा जाता है कि जो लोअर कास्ट हैं, मसलन जैसे कोली हैं, भील हैं, मेघवाड़ हैं, उनका जो सोशल स्टेटस होता है उसको थोड़ा एलिवेट करने के लिए या माशी वजूहात की बुनियाद पे वो माइल होते हैं और अपना मज़हब तब्दील कर लेते हैं। 1 2 ये भी हो सकता है कि मुसलमान लड़की या हिंदू लड़का या हिंदू लड़की या मुसलमान लड़का उनको जेन्युइनली एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए। तीसरी जो वजह बयान की जाती है वो ये है कि चूँकि जो डावरी या जहेज़ का मसला है कि उसके बग़ैर बड़े मतलब बरादरी के अंदर बड़े प्रॉब्लम होते हैं कि जी जहेज़ का मसला है और माशी स्टेटस बहुत ही उनका कमज़ोर होता है, तो अगर वो मज़हब बदल लें तो ये जो माशी बोझ है इससे भी निजात मिल जाती है और शादी भी हो जाती है। ये जो मैंने 3 वजूहात बयान की, इनके तहत जो कन्वर्जन है वो कितना होता है? यार इनके तहत पहली बात तो मैं, आप कास्ट की बात कर रहे थे, वो क्लास की बात मैं समझता हूँ उसको। इनके पर्सपेक्टिव में देखना 2 से 3% ही होगा जो 100% कन्वर्जन होती है, 2 से 3% होगा। जो डावरी का मामला मैं आपको बताता चलूँ कि आप आए सिंध में आपको विज़िट करवाता हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं है जो इशू बनाया जाता है इस सारी चीज़ को। हाँ, आप कह सकते हैं कि 2-3% इस तरह के केसेस हो सकते हैं, मगर ऐसे इस तरह से इशू नहीं है। जबरी मजहबी तब्दीली का इशू जो जेन्युइन इशू है और वो 90 और 98% तक इसी तरह होता है। बाकी जो 2% है वो इन 3 कैटेगरीज में आते हैं। आप कह सकते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी हिंदू मुस्लिम शादी देखी है, हिंदू मुस्लिम फैमिलीज़ की आपने अपनी ज़िंदगी में? मैंने देखी, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा। डॉक्टर गोवर्धन खत्री थे मीरपुर खास के, आपने सुना होगा कि उसने हंसी खुशी अपनी बेटी एक मुस्लिम लड़के से शादी करवा दी थी। वो बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ था पूरे सिंध में। आपको पता है 6 महीने के बाद उस लड़की को तलाक हो गई और मार पीट के उसको अपने माँ बाप के घर भेजा गया। जितनी डावरी थी, लाखों रुपयों की डावरी थी, वो उन्होंने लेके रख ली अपने पास। लड़की को 6 महीने के बाद निकाल दिया। वो शर्म के मारे उस बाप ने वो शहर छोड़ा, शायद मेरे ख्याल में मुल्क छोड़ के भी चला गया। ये बहुत बड़ा इशू। आपके इल्म में ये है कि कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी करने के लिए मुसलमान हो गया हो अपनी मर्जी से? मुझे याद है पवन और शबाना का केस था। शबाना महर और पवन दीवान लड़का था, डॉक्टर थे दोनों। 1995 में वो बड़ा हाईलाइट हुआ था। और जब शादी उनकी हो गई, लड़का भी मुसलमान हो गया था। उसके बाद जामशोरों में उनको मार के दरिया में फेंक दिया गया था। ओके, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक इसमें जो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रीना और रवीना की, जिनकी शादी हुई है मुसलमान लड़कों के साथ और उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। नादिया और आसिया उनका नाम रखा है। उनकी शादी हुई बरकत अली और सफदर अली से। अब ये खबरें आ रही हैं कि ये दोनों जो साहब हैं ये शादीशुदा हैं पहले से। बरकत अली साहब का एक बच्चा भी है और सफदर अली की अभी 8 महीने पहले शादी हुई। तो ये फिनोमेनन, अब ठीक है मोहब्बत हो सकती है वो भी मान लिया, लेकिन अक्सर ये जैसे आपने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह बेच भी दिया जाता है। अब जो इन्होंने दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये कहा है कि दोनों लड़कियों ने जब इस्लाम कबूल किया उसके बाद खानपुर बार जो कि घोटकी में ही है, वहाँ पर वो जाकर के बार से ताउन उन्होंने तलब किया, जबकि वहाँ के वकला ने इनके मुताबिक ताउन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ के लिए शादी का फ़ैसला किया और बरकत अली और सफदर अली से शादी कर ली। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि मोहब्बत हुई, ठीक है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने वहाँ से किया, अब जब नहीं हुआ तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन्हें तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेडीमेड लड़के भी मौजूद थे और वो सारा कुछ हो भी गया। देखें ना, मज़े की बात वहाँ से शुरू होती है कि 22 की रात को वो किडनैप होती हैं, दूसरे दिन 20 की रात को, दूसरे दिन मज़हब तब्दील होता है, तीसरे दिन उनको पता है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट मौजूद है, तो वो रहीम जार खान पहुँच जाते हैं, वहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। ये पूरा प्री प्लान है। तो वहाँ लेके कौन जा रहा है? क्योंकि ये एक साहब हैं मियाँ मिट्ठू, उनकी बहुत बात होती है
कि जनाब वो, और उन पे लिखा भी गया, हेरल्ड में भी लिखा गया, और ये कि जनाब वो अक्सर ये करते हैं कि उनके पास आते हैं। और नज़िया सैयद अली ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की थी इन्वेस्टिगेटिव don.com के लिए, जिसमें कहा कि बिल्कुल जब वो तैयार होते हैं, भरचूडी शरीफ की आप शायद बात कर रहे हैं, डहरकी में दरबार है ये, अब्दुल हक मियां मिट्ठू साहब, बिल्कुल, और एक जो है सामारों में पीर अयूब जान सरहंदी की दरगाह है जी, ये दो ज़्यादा मशहूर, ये दो हैं जहाँ जाके कन्वर्जन होती है। एक छाछरों में भी है शायद, वहाँ पे उन्होंने क्लेम किया कि 9000 से ज़्यादा हमने कन्वर्जन की है गुज़िश्ता 10 सालों में। ये JUIF का मदरसा है। तो ये सारा फिनोमेनन क्या है फिर? ये देखें, हमारा भी क्वेश्चन यही है रियासत से या हुकूमती इदारों से कि ठीक है, एक तरफ आप आके जो स्टोरीज चलती हैं या उनके आप वीडियोस उठा के देख ले, वो कर रहे हैं क्लेम कि भाई हमने 15,000 कन्वर्ट कर लिए हैं, 10,000 कन्वर्ट कर लिए हैं, एक तरफ ये बात है। अच्छा, जब दूसरी बात, जब ये इशू इस तरह के उठते हैं, हाईलाइट होते हैं, तो फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे हम नहीं हैं। जिस तरह आज भी मियां मिट्ठू साहब का बयान चल रहा था कि हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है और कौन है, हम तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें शामिल। मगर जिस तरह से प्री प्लान चीज़ें हुई हैं, उससे एक आम आदमी से पूछेंगे तो वो भी समझेगा कि इसके पीछे कोई साजिश जरूर है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता सकता हूँ। हेरल्ड में खबर एक आई थी आर्टिकल, लीप ऑफ फेथ के नाम से, माहम जावेद कि आपने मियां मिट्ठू का जिक्र किया, इनका असल नाम मियां अब्दुल हक है। तो कभी कभी उल्टा भी होता है, इन द सेंस के किरण कुमारी थी, और जब उनको पेश किया गया अपने नए मियाँ के साथ, तो वो जब उससे पूछा गया सवाल मियाँ से कि आप इससे प्यार करते हैं, उसने कहा नहीं, तो किरण उसको कोनी मारती है और फिर कहता है कि नहीं बिल्कुल जी, हम पिछले 4 सालों से एक दूसरे को खत लिख रहे थे। और आर्टिकल के मुताबिक बार बार वो मियां मिट्ठू साहब की तरफ देख रहा था कि सर मैं क्या बोलूं। तो ये जो मतलब नेटवर्क है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारा फिनोमेना, ये तो चूंकि मीडिया में नाम आ गया इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि तब्दीली, इस तरह जो जबरी तौर पे तब्दीली मज़हब होता है, उसकी कितनी खबरें होती हैं जो मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाती? जो जिस तरह की खबरें अभी भी आ रही हैं, जब इशू उठता है तो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। मैं समझता हूँ कि 80% तक जो इश्यूज़ हैं वो मीडिया में आता ही नहीं है। लिटरली मैं आपको बताऊँ, 20% इस तरह के इशू जो शहर से बिलोंग करती हैं लड़कियाँ, या जिनके गांव में कोई पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, या जिनके जो शोर मचा लें, तब जाके ये इश्यूज हाईलाइट होते हैं। वरना तो जो मेरे ख्याल 70 to 80% जो इशू है वो हाईलाइट ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता। जिस तरह आज अभी जब मैं आ रहा था यहाँ पे रास्ते में, तब पता चला कि बदीन से इसी महीने में 4 लड़कियाँ किडनैप हुई हैं, कन्वर्ट हुई हैं, कुछ पता नहीं है, ना मीडिया में कोई खबर है, ना किसी ने इस पर शोर उठाया, ना सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये भी तो खबर सोशल मीडिया से ही आई थी ना? बिल्कुल। फिर पिक की गई थी, जो अब एक मामूल बन गया है कम से कम इस तरह की खबरें। मुकेश, अब जाहिर है कि अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी कानून के बारे में, ठीक है। नवंबर 2016 आपको याद होगा कि सिंध असेंबली ने एक बिल पास किया, यूनानिमसली फोर्स्ड कन्वर्जन बिल पास किया कि कम उम्र लड़कियों की जबरी तब्दीली मजहब जो है ये गैर कानूनी है। ये बिल था कम उम्र लड़कियों का। और फिर क्या हुआ, 18 साल से कम उम्र के प्रेशर आए। अच्छा, प्रेशर कहाँ से आया? ज़ाहिर पीर साहब से आया, मौलाना फजल रहमान साहब से आया, कुछ और जमातों से। अच्छा, सब वो लोग जिनकी एक भी सीट नहीं है सिंध असेंबली में, लेकिन जाहिर है कि इतना प्रेशर था कि बर्दाश्त नहीं हो सका, और फिर उसको वापस ले लिया है। कोई एफर्ट की गई है कि इस बिल को चेंज किया जाए, दोबारा जान डाली जाए? कोशिश बिल्कुल की गई है, मगर जाहिर है ये होगा तो सिंध असेंबली के थ्रू ही। हम उम्मीद करते हैं पीपी से कि पहले भी उन्होंने प्रो वुमेन लॉज भी उन्होंने पीपी ने बनाए हैं, और जो सिंध चाइल्ड मैरिज भी पीपी ने बनाया, तो इस वक्त भी हम चाहते हैं कि वो रिकन्सिडर करें उस लॉ को। और अगर हमसे कोई सपोर्ट चाहिए, या जो जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं जो इन इशूज़ पे शोर उठाते हैं, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो पार्लियामेंटेरियन, जो हमारे माइनॉरिटी के पार्लियामेंटेरियन है, वो भी उन पर बात करने के लिए तैयार है। मगर ये कि जब तक मेजॉरिटी साथ नहीं होगी हमारे साथ, तब तक ये यहाँ पे तो मेजॉरिटी साथ थी ना, ये तो मुझे माना कि नंद कुमार साहब ने ये बिल पेश किया था, PMLF के थे, लेकिन पूरी असेंबली मुझे लगता है प्राइवेट मेंबर्स, फेडरल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। शिरीन मजारी जो है अभी उनके पास जमहूरियत खतरे में आ जाएगी सर अगर फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं, लेकिन नहीं वो जाहिर है क्योंकि सिंध का एक्ट होगा। तो इसमें एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था कि ये जो, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
वेलकम बैक। अच्छा, हम इस मौजू पर बात ही क्यों कर रहे हैं? आखिरकार कानून तो है ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई कानून लागू भी होता है तो वो है चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो के कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकती, जो सिंध में लागू है, पंजाब में है ही नहीं, ज़ाहिर है, इसलिए तो रहीम यार खान गए। बुनियादी मकसद मेरी नज़र में ये है कि जब आप किसी को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दावत। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको अपने घर पे खाने के लिए बुलाऊं, मैं दावत दूंगा, आपको इनकार करने का हक है। अगर मैं आपको उठा कर ले जाऊं, बंदूक आपके सर पर रखूं और कहूं या ज़बरदस्ती तूने मेरे घर पे आके खाना खाना है, तो वो शायद फिर दावत नहीं रहती। तो अब अगेन दोबारा हल की तरफ अगर हम जाएं, एक सजेशन ये दी गई थी कि अगर एक कमेटी ही बन जाए, ठीक है, कानून नहीं है, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के एल्डर्स भी बैठे, लोकल एल्डर्स बैठे, इंतज़ामिया बैठे और हर केस की जांच पड़ताल करें कि क्या कम उम्र है, क्या रजामंदी है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसा कभी कोई प्रपोजल आया सामने? प्रपोजल नहीं आया, मगर प्रपोजल ज़रूर आया है, मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। काफ़ी मरतबा हमने कोशिश की है कि इस तरह का कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम इस तरह की बॉडीज़ बननी चाहिए ताकि वो चीज़ें मॉनिटर हों, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होना, उस पर कोई मज़ीद बात हो सकी है उस चीज़। क्योंकि जब ये हुआ था ना फोर्स्ड मैरिजेस एक्ट वाला पास हुआ था, उससे पहले कुछ कंसल्टेशन हुई थी जिसमें पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी उन्होंने वो ली थी। लेकिन अब जो कमेटी वाला है, तो आपको पता है हमारे यहाँ तो कोई इशू दबाना हो तो बस एक कमेटी बना दें और वो जो है उसको एक और इशू जो है मुकेश मेघवार साहब, जब हिंदू मैरिज एक्ट एक ज़माने में बहुत था कि अगर ये हो जाए तो आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे, चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी कि जी वो है, शादी का सर्टिफिकेट है, उससे शनाख्ती कार्ड में आसानी हो जाएगी। अगर कोई फ़र्ज़ करे अगवा होता है तो डॉक्यूमेंट्री सबूत होगा कि भाई ये तो पहले से ही शादीशुदा है। सिंध असम्बली ने बहुत ही खुशी के साथ एक तारीख़ी आज मौका है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो पास कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? ये मई 2018 में पास हुआ था। हम सब खुश थे कि चलो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, मसाइल हल हो जाएंगे। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मई 2018 में बिल पास हुआ है, मगर उसके अभी तक रूल्स नहीं बन सके। ये अभी तक वहीं जैसा था ऐसा ही पड़ा हुआ है, सिर्फ वो पास हुआ है असेंबली से। जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक वो इम्प्लीमेंट किस तरह होगा? उस पर जल्द से जल्द अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत बैठे उस पर, और जितने भी स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी, जो हमारे माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं वो भी बैठे। और आपके एमपी अमलन कितने इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की बात? यार सच्ची बात बताऊँ, 5% भी नहीं होते। अभी कोहस्तानी साहब ने बात की कि वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं वो बात नहीं करते। अभी रमेश वाकवानी साहब वो क्लेम कर रहे थे कि मैं बोला हूँ उसके बाद सब बोले। आप पूछें फ़ोन करके डेरकी वालों से कि वकील करके दिया है रमेश वाकवानी ने आपको, ये हिंदू काउंसिल के सिंध पूरे पाकिस्तान के हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वकील करके दिया है। इस वक्त उनको चाहिए था कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अच्छा वकील हो इन मामलात पे, वो वकील करके दे। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके इंटरेस्ट की बात नहीं है ना। वो जो अभी तक हुआ है, जब ये इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट तो नहीं, वो सिलेक्ट होके आते हैं, जाहिर है ये तो ये अपने बिजनेस के लिए आते हैं ना। मुकेश चावला, मैं 15 साल से उसको देख रहा हूँ, कभी सेनेट में, कभी सिंध असेंबली में, कभी कौमी असेंबली में, आज तक उसने माइनॉरिटी राइट की कोई बात ही नहीं की, अपने लोगों के लिए बात नहीं की। उनको बस अपने बिजनेस बनाने हैं, जो भी कुछ हो वो। कम से कम हिंदू मैरिज एक्ट के बाईलॉज तो बनवा ही सकते थे। एक तरीका मैं आपको फ्री फंड का मशवरा दे दूँ। कल बिलावल साहब निकल रहे हैं मार्च के लिए, तो कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पे जो है उनको पकड़ लें और कहें कि जनाब ये इस तरफ भी एक नज़र। आई मीन ऑब्वियसली हम तो उनसे सबसे हर बार चिल्लाते हैं कि यार कम से कम अगर आप रिजर्व करते हो सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए, तो कम से कम ग्रास रूट के बंदे को मौका दो ना। आप उनको मौका ना दें जिनसे आपको फंड्स चाहिए हो या पार्टी फंड्स वगैरह चाहिए। जिस तरह कृष्णा कोहली हैं या सेनेटर भी हैं, खासी फोर्सफुल, ख़ुद भी वो एक्टिविस्ट रही हैं, तो उस तरह के लोगों से भी प्रेशर नहीं आता। वो अकेली कुछ नहीं कर सकती ना। अभी कृष्णा कोहली एक तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस इशू पर बोले, और इस इशू पर वो मुसलसल राब्ते में रही हैं। और सोशल मीडिया पे भी वो एक्टिव रही हैं। पुलिस के साथ भी राब्ते में थी वो बोली है, मगर उसके एक के बोलने से कुछ नहीं होता। इनको आपस में कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो आपस में भी कोऑर्डिनेशन रखें। अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन रख के कोई बात करेंगे तो उसका वेटेज ज़्यादा होगा उस पर, बेशक। अच्छा मुकेश भाई से एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल है। अब क्योंकि ये जो इशू है, और मैं सिर्फ इस वाकये की बात कर रहा हूँ, ये अब एक फुटबॉल बन गया है।
मतलब कि सोशल मीडिया पर भी आया, हम भी इस पर बात कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं, और सुषमा स्वराज और फहद चौधरी के बीच में ये एक फुटबॉल बन गया। वो कहती है कि जी हमने रिपोर्ट तलब की है, और वो कहते हैं कि जी आप गुड़गांव और समझौता और गुजरात के बारे में क्या कहेंगी। अच्छा, वो अपनी जगह वो डिबेट, क्या इसी वजह से शायद आपको कोई उम्मीद है कि ये केस कम से कम कहीं ना किसी नतीजे में पहुंचेगा? मैं उसको वही बात के इंडिया से रिलेट नहीं करता, ये पाकिस्तान का मामला है। हाँ, उम्मीद है जिस तरह से पीएम साहब ने नोटिस लिया इसका, या फवाद चौधरी साहब ने एकदम से आके मीडिया में कहा कि नहीं हम उसको देख रहे हैं, उम्मीद है। मगर उम्मीद तब बांध सकते हैं कि जब जल्द लड़कियां रिकवर हों, कोर्ट में हों और मजिस्ट्रेट के सामने पेश हों, और प्लस में उनको उनके माँ बाप से मिलने दिया जाए। अगर नहीं मिलने दिया जाएगा, जितनी लेट होगी, जितना देर होगा, उतना ये केस कमजोर हो जाएगा। रिंकल कुमारी मजिस्ट्रेट के सामने से लेके चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत तक पेश हुई। होता यह है कि अंदर उसका बयान हो रहा होता है और बाहर सैकड़ों लोग अदालत को घेर के खड़े होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से मसला हल हो जाएगा। अब कुछ मसाइल अभी उसके बाद मैं बात कर रहा था, मीना मेघवार का जो मसला था वो कोर्ट के थ्रू ही हुई है। मावी कोली 2014 में वो भी कोर्ट के थ्रू ही। कुछ केसेस हैं जो हम सीधा बता सकते हैं कि नहीं इस तरह हुआ है। उम्मीद यही है बस, होता नहीं है, होता नहीं है 90% 95% नहीं होता इस तरह, 5% जो हुए हैं वो कोर्ट से। क्योंकि ये अब मामला घोटकी से निकल के रहीम यार खान से होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया, तो मेरी उम्मीद यही है कि अगर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के सामने केस लग गया तो शायद उसमें कुछ ना कुछ जो है ना, ये आप कार्य अदालत में मुदाखलत के मुर्तकब हो रहे हैं। सर उम्मीद का इजहार कर रहा हूँ, इंसाफ के लिए बंदा उम्मीद का इजहार तो कर सकता है। शो का टाइम खत्म हो गया है, शो का टाइम खत्म हो गया है ज़रार के बकौल, और प्रोड्यूसर कह रहा है मैं क्या। अच्छा, तो जनाब कल दोबारा हाजिर होंगे। मुकेश मेघवार साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और 1 घंटे का पूरा शो किया इस पर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।